हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस पॉइंट में। लास्ट हमने डिस्कस किया था यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, और उसी के सीरीज़ में हम उसका फाइनल पार्ट दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके आईसीएसई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और इससे एक डेफिनेटली अगर क्वेश्चन मिलता है तो इनके मतलब इसी स्कोप से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 74 में प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में दिया हुआ है, और उसमें कहा गया है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट सिस्टम होगी उसका जो उसका हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो हमारे गवर्नमेंट सिस्टम के हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे। और प्रेसिडेंट हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट। स्टेट मीन्स यहां स्टेट का मतलब है देश या कंट्री। तो ऑल्दो प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ कंट्री, लेकिन जो गवर्नमेंट है जो देश को चला रही है या जिससे देश चल रहा है उसके जो मुखिया हैं या जो हेड हैं वो है अपने प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 में ये मेंशन है क्लियरली कि राष्ट्रपति स्टेट के हेड होने के नाते जो भी काम करेंगे, जिस भी तरह से ये काम करेंगे, उसमें एड एंड एडवाइस प्राइम मिनिस्टर का इंक्लूड रहेगा। ठीक है, बिना प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस किए या बिना उनसे सलाह मशवरा किए वो कोई भी काम या कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। और यही एक कारण है जिसकी वजह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हेड होते हैं अपने देश के गवर्नमेंट सिस्टम के। ठीक है, क्योंकि हमारा देश, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारा देश है वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। वो डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। देखिए, रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक मैंने बताया था, रिपब्लिक अगर इसको हम रिलेटेड टू पब्लिक भी कह सकते हैं, इट इज रिलेटेड टू पब्लिक। ठीक है, और डेमोक्रेटिक जो ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों के लिए बनाई गई है, लोगों के द्वारा बनाई गई है और लोगों के बीच से इलेक्ट किया जाता है। तो मतलब कोई भी जो काम लोगों के बीच से होता है या कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होता है वो डायरेक्टली होता है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था कि अपने जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होके आते हैं। और यही वजह है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि जो हमारा देश होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक मतलब कि जो भी यहाँ सरकार चलाएगा वो लोगों के द्वारा चुना गया होना चाहिए। तो जब लोगों के द्वारा आप चुनोगे किसी को सरकार चलाने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट इलेक्शन हो और लोग उन्हें चुन सकें। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो डेमोक्रेटिक में होता है। तो हमारा जो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक की ओर ज्यादा है। इट इज मोर, मतलब अगर झुकाव कहेंगे तो ज्यादा झुका हुआ कहाँ है? डेमोक्रेटिक में। और डेमोक्रेटिक का हेड कौन होता है? डेमोक्रेटिक में डायरेक्टली चुन के आते हैं, अलग अलग पार्टीज होती है। मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर समाजवादी पार्टी, फिर कांग्रेस, और बहुत सारी पार्टीज हैं। तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली एक इलेक्शन होता है जिसमें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। अब उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब वहां पे लोकसभा में जो पार्टी मेजॉरिटी में होगी, तो उसका जो लीडर होगा उसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना गया और मेजॉरिटी में है, मतलब जो पार्टी मेजॉरिटी में है मतलब लोगों ने उसे ज्यादा मत दिया है, तभी तो मेजॉरिटी में है वो पार्टी। तो ये क्या होता है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी डेमोक्रेटिक सेटअप को ऊपर रखा है एज कंपेयर टू रिपब्लिक। तो रिपब्लिक में जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट है, और मैंने ये भी बताया था आपसे कि ये नॉमिनल हेड है। नॉमिनल मतलब कि ये नाम के हेड हैं, लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो रियल पावर है वो है आपके प्राइम मिनिस्टर के पास, और उनके साथ जो उनको असिस्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके पास सारी पावर है। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे आप।
और रिपब्लिक का भी समझ गए होंगे प्रेसिडेंट। रिपब्लिक मैंने बताया था कि वो ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे लोग इलेक्ट होके आते हैं और उनका एक टेन्योर डिसाइडेड होता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो भी एक डेमोक्रेटिक का ही सेटअप है, वैसे ही है, बट यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है और यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन है। और जो डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आएंगे उनके पास ऑब्वियसली ज़्यादा पावर होगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है। क्लियर? ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं बेटा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका पहला टॉपिक है। तो देखो भाई क्या होता है, जो भी पार्टी चुन के आएगी, जो भी पार्टी पार्लियामेंट में आएगी, पार्लियामेंट से मेरा मतलब है लोकसभा में जो भी पार्टी चुन के आएगी और इसमें जो मेजॉरिटी में रहेगी, जो भी पार्टी मेजॉरिटी में रहेगी, तो ये मेजॉरिटी जो पार्टी होगी इसको अपॉइंट करने का अधिकार किसका होता है। यहां मैं दूसरा पॉइंट भी डिस्कस कर रहा हूं साथ में। मेजॉरिटी पार्टी को राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनको सरकार बनाने के लिए इनवाइट करते हैं कि आपकी पार्टी मेजॉरिटी में है, आप आके गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं। तो जो मेजॉरिटी में जो भी पार्टी होगी, ठीक है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम मैंने बताया था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होगी उसके लीडर से पूछा जाएगा कि आपकी तरफ से कौन यहाँ पे सरकार बनाने आएगा। तो मेजॉरिटी पार्टी डिसाइड करेगी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, मतलब हर पार्टी का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो मेजॉरिटी पार्टी डिसाइड करेगी इनका लीडर कौन है, और जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा वो आएगा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, जो भी मेजॉरिटी पार्टी होगी उसका जो लीडर होगा वही होगा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम किसका है, ये अपॉइंटमेंट का काम है प्रेसिडेंट का। ठीक है, ये काम है प्रेसिडेंट का, और प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट के साथ ही ये कहा जाता है कि ये इनको अपॉइंट करने का अधिकार प्रेसिडेंट का है, और ये तब तक मेजॉरिटी में, जब तक मेजॉरिटी में रहेंगे ये सरकार बनाए रहेंगे। जब भी इनकी मेजॉरिटी किसी भी वजह से लोकसभा में नहीं रहेगी, ये इनकी सरकार गिर सकती है। तो मतलब ये कहा गया है कि दे एंजॉय, मतलब गवर्नमेंट तब तक वो बनाए रखेंगे जब तक कि प्रेसिडेंट का मतलब बने रहने देता है। प्रेसिडेंट कब उनको हटाएंगे, जब वहां पे उनकी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में या लोकसभा में नहीं रहेगी, तो उनको प्रेसिडेंट हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, मेजॉरिटी जो भी पार्टी होगी उसके लीडर को मींस प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अब इन्हीं के एडवाइस पे, इन्हीं के एड और एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे, बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे, और ये मिनिस्टर होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये मिनिस्टर होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं इनका निर्धारण प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं कि भाई इन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रखना है, उसी के आधार पे प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो क्लियरली है बेटा, क्लियर है यहाँ पे कि मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर के लिए आएगा, प्राइम मिनिस्टर उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और उन्हीं के एड और एडवाइस पे बाकी जो लीडर्स हैं मीन्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स, उनको अपॉइंट करने का काम भी प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन एडवाइस किसका रहेगा, प्राइम मिनिस्टर का। तो क्लियर हो गया बेटा, तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स, कि मिनिस्टर्स की लिस्ट कैसे आती है और ये लिस्ट देने वाले कौन होते हैं। ठीक है, मिनिस्टर की लिस्ट। तो देखो भाई मैंने पहले ही कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर है, जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, तो वो एक लिस्ट प्रपोज करेंगे, एक लिस्ट प्रपोज करेंगे, और वो लिस्ट में बताएंगे, ठीक है, प्रपोज करेंगे, और उस लिस्ट में प्रपोजल में वो बताएंगे कि हमें 3 कैटेगरी के मिनिस्टर रखने हैं। ठीक है, पहला होगा कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कह लीजिए आप इसे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरा कैटेगरी है वो है डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, जो इनकी लिस्टिंग होगी, ये लिस्टिंग प्रपोज किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा,
और प्राइम मिनिस्टर लिस्टिंग करने के बाद ये दे देंगे प्रेसिडेंट को, और अपॉइंटमेंट का किसका काम होगा? अपॉइंटमेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, होपफुली आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो ये लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स होगा। अब जब मिनिस्टर अपॉइंट हो जाएंगे तो उनकी इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा यहाँ पे। एक होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, जब मिनिस्टर अपॉइंट होता है तो मिनिस्टर की लिस्टिंग देने का काम प्राइम मिनिस्टर का था, तो डायरेक्टली तो उसको प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना ही करना है, लेकिन साथ के साथ वो तब तक मिनिस्टर बना रहेगा जब तक कि प्रेसिडेंट उसको मिनिस्टर बने रहने देंगे। जब उन्हें हटा देंगे तो वो मिनिस्टर के पद से हट जाएगा। तो यहाँ तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो जो उनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि भाई क्या काम हो रहा है, जैसे कोई फाइनेंस मिनिस्टर है तो फाइनेंशियल, अभी बजट आने वाला है 1 फरवरी, आज आ गया होगा, तो जो बजट आता है तो फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, तो उनका जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइम मिनिस्टर के प्रति है और प्रेसिडेंट को देना उनको रिपोर्ट। ठीक है, वो किसके लिए रहेंगे इंडिविजुअल? प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। लेकिन अगर कलेक्टिव की बात किया जाए, इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है, तो इनकी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकसभा के प्रति है। क्योंकि अगर लोकसभा से इनको हटाया जाएगा या लोकसभा में ये अपना वो खो देते हैं, एक तरह से कह लो कि अपना कॉन्फिडेंस, तो वहां से वो हट सकते हैं। तो इंडिविजुअली दे आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट of course, and collectively they are responsible toward लोकसभा। ये आपको याद रखना है और ये पूछा जाता है 1-2 नंबर में, ये क्वेश्चन जरूर आता है बेटा। ठीक है, इसके बाद इसी का तीसरा पॉइंट, टर्म्स एंड ऑफिस। तो देखो भाई, प्राइम मिनिस्टर का टर्म्स और ऑफिस, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर का कोई टर्म्स ऑफिस होता नहीं है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का कोई टर्म और ऑफिस नहीं होता है, इन्हें प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। लेकिन कब हटाएंगे? जब भी ये मेजॉरिटी से जो है, अगर किसी भी वजह से ये मेजॉरिटी लूज कर देते हैं, कहां पे लूज करेंगे मेजॉरिटी? लोकसभा में, तो उस समय प्रेसिडेंट हटा देंगे। लेकिन अगर एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो टेन्योर होता है 5 ईयर, वही टेन्योर होगा। ठीक है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तो है। एक बार अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए और मेजॉरिटी गवर्नमेंट है तो ये 5 साल तक रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी वजह से, नो कॉन्फिडेंस मोशन या किसी भी वजह से अगर ये मेजॉरिटी को लूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा? इनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा या ये हटा दिए जाएंगे। क्लियर है? तो इनका टर्म एंड ऑफ ऑफिस। अब भाई देखो, कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर एंड डिफरेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि इनकी कैटेगरी क्या क्या होती है और इनके ऑफिसेस कैसे ये होल्ड करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स। अब देखो भाई, हेड तो इनका प्राइम मिनिस्टर है, इनके हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन इनकी कैटेगरी को हम लोगों ने फर्दर 3 कैटेगरी में किया है। एक है कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और दूसरे कौन से हैं? दूसरे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। क्लियर है? तो ये 3 कैटेगरी है। कभी कभी इस पे क्वेश्चन आता है। तो जो फर्स्ट क्लास कैटेगरी होती है, ठीक है, जो फर्स्ट क्लास कैटेगरी होती है, फर्स्ट कैटेगरी होता है कैबिनेट मिनिस्टर का। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी मींस कि कैबिनेट मिनिस्टर की फर्स्ट कैटेगरी कैसे हो गई? ये वो मिनिस्टर्स होते हैं, इनकी संख्या बहुत कम होती है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे होंगे। जो मेन पोर्टफोलियो है, मेन पोर्टफोलियो कैसे होता है? डिफेंस हो गया मेन पोर्टफोलियो, फाइनेंस हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गई। ठीक है, तो इसी तरह का जो मेन पोर्टफोलियो है, जो उसे होल्ड करेगा इंडिविजुअली, मतलब कि उस पूरे पोर्टफोलियो पे जो मतलब मिनिस्टर हेड करेगा, उसे कहेंगे हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर। इनकी जो संख्या होती है बहुत कम होती है, इनकी संख्या 15 से 20 होगी। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये प्राइम मिनिस्टर से बड़े क्लोज होते हैं, दे आर क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जब भी डिसीजन लेना होगा कोई इंपॉर्टेंट मैटर पे, तो वो कैबिनेट से डिस्कस करके ही डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है।
सेकेंड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स कौन है? सेकेंड कैटेगरीज इनकी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की। तो ये आइदर होल्ड कर सकते हैं इंडिविजुअली किसी मिनिस्ट्री को, या किसी मिनिस्टर के साथ हो सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ हो सकते हैं, या इंडिविजुअली भी होल्ड कर सकते हैं किसी मिनिस्ट्री को। और जब ये इंडिविजुअली होल्ड करेंगे तो फिर ये मीटिंग्स में जाएंगे प्राइम मिनिस्टर से। सेकंड मतलब अगर कभी मीटिंग होती है और प्राइम मिनिस्टर सबसे मिलना चाहते हैं तो कैबिनेट के बाद वो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट से भी मिलते हैं। और जो इंडिविजुअली किसी डिपार्टमेंट को या किसी मिनिस्ट्रीज को होल्ड करते हैं वो भी कुछ होते हैं इसमें, और ऐसे भी होते हैं जो इनको असिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी हो गया, इसमें संख्या थोड़ी ज्यादा होती है, नंबर्स ज्यादा होते हैं, और ये मिनिस्टर वो होते हैं जो इंडिविजुअली भी किसी मिनिस्ट्री को होल्ड करते हैं या तो साथ में कैबिनेट मिनिस्टर के साथ असिस्ट करते हैं। तीसरा कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, ये है डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब देखो डेप्यूटी मिनिस्टर का रोल ये होता है कि थर्ड कैटेगरीज के हैं, तो थर्ड कैटेगरी में इनका काम होता है कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को असिस्ट करना। ठीक है, इनका सिंपल काम है कि टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इनको असिस्ट करना, तो ये डायरेक्टली किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये इनके माध्यम से ही चीजें करते हैं, और इनका काम होता है मेनली असिस्ट करना कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट्स। तो देखिए पावर एंड फंक्शन ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सबसे पहला काम इनका होता है पॉलिसी बनाना, पॉलिसी मेकिंग। जो हमारे देश में क्या पॉलिसी चलेगी, हमारे देश में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत है, या किस तरह की पॉलिसी फॉलो की जानी है, ये पॉलिसी मेकिंग का काम हमेशा मिनिस्टर्स के द्वारा किया जाता है, और ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ये डिस्कस करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर से कि ये पॉलिसी ठीक रहेगी हमारे देश के लिए या ये पॉलिसी ठीक नहीं होगी। तो जो इनका पहला काम है वो है पॉलिसी मेकिंग करना। ठीक है, तो जो हमारे देश के जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, वो डिसाइड करना, उसको लागू करना और उसको पार्लियामेंट से पास कराना, ये काम होता है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स का, जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके ये डिस्कस करते हैं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड मोस्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट, तो देखो जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स के, गवर्नर ऑफ स्टेट, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमिश्नर, तो इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होते हैं। तो जो ये अपॉइंटमेंट का काम भी होता है वो यही फाइनल करते हैं, और ये जो लिस्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, उनको उसको अपॉइंट करना होता है। तो अपॉइंटमेंट में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहला पॉलिसी मेकिंग, दूसरा अपॉइंटमेंट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको नोट करना, क्योंकि 4 पॉइंट अगर आपको इसका आना चाहिए, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। उसके बाद तीसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, कौन सा बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा? पहले तो हम जो भी सरकार आती है उसकी अपनी एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो अपने सरकार को चलाने का काम करती है। तो जिस सरकार की जो भी पॉलिसीज होगी, ठीक है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, बिल पहले प्रपोज करेगी। वो बिल जब पार्लियामेंट में जाएगा, और अगर पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है, मतलब बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से अगर वो पास हो जाता है, तो वो प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए जाता है। और अगर प्रेसिडेंट उसे अप्रूव कर देते हैं तो ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, मतलब जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक्ट। एक्ट मतलब हमारे देश का एक कानून। ठीक है, तो हमारे देश में जो कानून बनता है बेसिकली वो बिल के फॉर्म में बनता है। बिल इंट्रोड्यूस होगा, दोनों हाउसेस से पास होगा, उसके पास होने के बाद वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बनेगा। तो ये जो बिल को प्रपोज करने का काम भी
कैबिनेट मिनिस्टर्स की पावर या उसके फंक्शंस में आती है। और इसी का ही कंटिन्यूएशन हम लोग कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बिल इंट्रोड्यूस किया, बिल को एक्ट बनाया, और इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन को भी ये अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट, लास्ट जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो कोई भी पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है, तो फर्स्ट सेशन होता है पार्लियामेंट का, तो प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। फर्स्ट सेशन जो भी नए साल का पहला सेशन का पहला दिन होगा उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, और एड्रेस में सरकार के द्वारा किए गए कामों को बताते हैं। एड्रेस में वो सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को संबोधित करते हैं, बताते हैं किस तरह से सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। ये सारी चीजें बताने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को ये जो बताते हैं प्रेसिडेंट, ये जो इंफॉर्मेशन है या जो चीजें हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर ही प्रोवाइड करते हैं कि आपको ये, जब आप पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे तो आपको ये चीजें बतानी है। तो मतलब जो उनका स्पीच होता है बेसिकली, वो स्पीच लिखने का काम किसका होता है, वो स्पीच लिखने का काम इनका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, तो कैबिनेट का ये इंपॉर्टेंस था, ये आपके आईसीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर डालिए। मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट सारी चीजें समझा दी हैं, आप चाहे तो उसको अपने लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत लिमिटेड है, कम समय में आपको चीजें प्रोवाइड करनी है, तो मैं बहुत सारी चीजें तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जितना भी प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ भी ऐसा ना हो जो आपके पेपर में आए और मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे पावर एंड फंक्शन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है, वैसे ही पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे अगला हेडिंग, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो देखो भैया, प्राइम मिनिस्टर के भी अपने अपने पावर हैं। अब वो कौन कौन से पावर हैं, सबसे पहले तो जो कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट बनती है कि कौन से मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, तो इनकी जो लिस्टिंग होती है ये करने का या सेलेक्ट करने का, सेलेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर, जो अभी हमने बताया था। तो भैया जब सेलेक्ट यही करेंगे तो मेन तो पावर यही हो गई, किनका काम हो गया, टू सेलेक्ट ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स। दूसरा इनका पावर क्या है बेटा, दूसरा इनका पावर है कि काउंसिल जो वर्क है, वर्क एलोकेशन टू मिनिस्टर्स, वर्क एलोकेशन टू मिनिस्टर्स। तो जो मिनिस्टर्स हैं उनको काम बताना, भाई पहले तो लिस्ट बना दिया कि भाई तुम मिनिस्टर्स हो, तुमको ये संभालना है, सबको अपनी अपने डिपार्टमेंट दे दिया। उसके बाद उन मिनिस्टर को क्या करना है, उनको कैसे काम करना है, उनको रिपोर्टिंग कैसे है, ये सारा डिसाइड करने का अधिकार अपने प्राइम मिनिस्टर को होता है। ठीक है, तो दूसरा काम हो गया। तीसरा हो गया इनका कि ये कोऑर्डिनेशन का भी काम करते हैं। मान लो दो मिनिस्ट्री है, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है और एक डिफेंस मिनिस्ट्री है। ठीक है, दो अलग मिनिस्ट्री है, तो अब इनमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। डिफेंस को कुछ बजट चाहिए, पैसे चाहिए, और फाइनेंस से उसको अप्रूव कराना है, तो जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं, क्योंकि वो दोनों को बैठाल के और एक बात करते हैं कि भाई इसमें कैसे क्या होना चाहिए दोनों मिनिस्ट्री में। तो एक संबंध बनाना मीन्स की टू प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मिनिस्ट्री, ये काम भी किसका है, ये काम भी प्राइम मिनिस्टर का है। और प्राइम मिनिस्टर ही गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन भी होते हैं। He is spokesperson of गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो भी सरकार होगी, जिस बाकी सारे जितने मिनिस्टर्स हैं, बाकी चीजें हैं, उसका जो स्पोक पर्सन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, इसके बाद एक नया वर्ड है कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद एक नया टर्म है कोलिशन गवर्नमेंट। तो देखो बेटा, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है।
कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट को ही हम लोग कहते हैं गठबंधन की सरकार। अब देखो गठबंधन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जब मेजॉरिटी, मैंने कहा ना कि सरकार वही बनाएगा जो मेजॉरिटी में होगा, और ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई कितनी सीटें अपने यहाँ 543 सीटें हैं, ठीक है 543 सीटें हैं, तो सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए सीटें, कम से कम मोर देन हाफ। अगर इतनी सीटें मिल जाती हैं, लगभग 273 सीटें अगर मिल जाती है किसी को, तो वो क्या बना सकता है, 272 सीटें अगर मिलती हैं तो वो सरकार बना सकता है। 273 सीटें मिलती हैं तो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन आ रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जो सीटें चाहिए, मान लो 3 पार्टी हैं, एक पार्टी ने 200 लिया, दूसरी पार्टी के पास आपका 80 सीट्स हैं, ठीक है, या दूसरी पार्टी के पास 43 सीट है, और तीसरी पार्टी के पास आपकी 250 सीट्स हैं, ऐसे कुछ सीटें हैं। तो भाई देखो कोई भी सरकार बना नहीं पा रहा है, ठीक है, यहां मैं देख रहा हूं, और अदर्स हैं, और जो बचे हुए हैं वो अदर्स हैं। तो भाई सरकार बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 272 सीट्स चाहिए, 272 प्लस इतनी सीट्स चाहिए। अब क्या होगा भाई, ये भी सरकार नहीं बना पाएंगे, ये भी नहीं बना पाएंगे, ना ये बना पाएंगे, अदर्स के पास तो सीट और भी कम है। तो अब क्या होगा, ये पार्टी ए मान लो, इसे पार्टी बी मान लो, ठीक है, इसे पार्टी मानो ए और इसे बी, तो इसे कहीं ना कहीं इनके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये इनको अप्रोच करेंगे, अब ये अप्रोच भी कर लेंगे, 243 सीट मिलेगी, तो ये सरकार नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर ए अप्रोच करेगा, इनके पास ऑलरेडी 250 सीट्स हैं और 43 सीट्स और मिल जाएगी, तो मतलब 272 से ज्यादा सीट्स हो जाएंगी, तो मतलब वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जब इस पार्टी से, मतलब सी पार्टी से अगर किसी तरह से समझौता करते हैं, ए और सी एक हो जाते हैं और सरकार बना लेते हैं, तो इस सरकार को हम लोग कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। और ये कोलिशन गवर्नमेंट होती है गठबंधन की सरकार, जिसमें दोनों पार्टीज रूल करती हैं, और उसमें क्या होता है, जो कैबिनेट की लिस्टिंग होती है उसमें दोनों पार्टीज के लीडर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कई बार अपने देश में हुआ है कि कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, जैसे 75 से 77 जनता पार्टी थी, फिर अलायंसेस कई बार बने हैं, यूपीए, एनडीए, ये सब अलायंसेस हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये फॉर्म ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट है। तो होपफुली आपको कोलिशन गवर्नमेंट भी क्लियर हो गया होगा कि जब कोई भी पार्टी एक क्लियर मेजॉरिटी में नहीं होती है तो वो दूसरे के साथ एक गठबंधन करती है या एक समझौता करती है, ताकि सरकार को वो फॉर्म कर सके। और उसमें समझौते के साथ साथ क्या होता है कि हर पार्टी के, मतलब या जो 2 पार्टी या उससे ज़्यादा जो भी पार्टीज बने हैं, उनके लीडर्स को वहाँ पे कैबिनेट में एक जगह मिलेगी, ये डिसाइड होता है, ठीक है। तो कोलिशन गवर्नमेंट थोड़ा वीक होती है, ये उतनी मजबूत नहीं होती जो एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है, क्योंकि वहाँ डिसीजन लेना आसान होता है। यहाँ क्या होता है, डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ए को सी के कंडीशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर सी नहीं चाहती किसी बिल पे, किसी उस पे, तो एक को वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा, तो ये थोड़ा सा वीक होती है, ठीक है बेटा। तो आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे एक्सपेक्ट जो आपके प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से आपके आईसीएसई बोर्ड में आ सकते थे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। इसी के साथ हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव्स का पार्ट 2, मतलब फाइनल पार्ट, आज यहीं पे समाप्त होता है। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे यूनियन जुडिशरी, मीन्स की सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है सुप्रीम कोर्ट पे, तो आप बने रहिए, हम जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड करते हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सके। थैंक यू वेरी मच।